हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ 8वीं कक्षा के भूगोल शास्त्र में। और आज हम पढ़ने वाले हैं छठा अध्याय, जो कि हमारा भूगोल का आखिरी अध्याय भी है। वो है मानव संसाधन, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मानव संसाधन क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों की मदद करने के लिए अलग अलग कार्य कर रहा है। जो कामगार है वो फैक्ट्रियों में और बिल्डिंग्स में या इमारतों में काम कर रहे हैं। जो चिकित्सिका है वो बच्चों की हेल्थ संभाल रही है। ऑफिसेस में लोग काम कर रहे हैं। अध्यापक, आपने शुरुआत में देखा होगा, पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जो है ये एक दूसरे की मदद करते हैं अलग अलग कार्य करके। तो ये जो ह्यूमंस मतलब जो मनुष्यों की योग्यताएं और मांगे हैं, वही उनको मानव संसाधन बनाने में मदद करती है। बच्चों, चलो देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण हम कैसे करते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसमें जो आपका लोगों का 90% है, वो सिर्फ 30% लैंड यानी कि जो पृथ्वी का जो समतल हिस्सा है उस पे निवास करता है। तथा विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, और उसमें से भी जो 60% लोग हैं वो सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि पहला जो है चीन, जहाँ पे 90.4% लोग रहते हैं। फिर आता है आपका भारत, जिसमें 17.5% लोग रहते हैं। फिर यूएसए, जो संयुक्त राष्ट्र है, जहाँ 4.5% लोग रहते हैं। फिर आपका इंडोनेशिया आता है, जहाँ पे 3.4%। फिर ऐसे ही ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। और जो अन्य देश है उनमें केवल 41.2% लोग रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है। तो हमने अभी अभी पढ़ा, वैसे ही चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। और इसमें इनमें अरबों में उनकी पॉपुलेशन दी हुई है, मतलब उनकी जनसंख्या दी गई है हमको कि कितनी है। तो आप देख सकते हैं चीन में सबसे ज्यादा है और भारत में उसके बाद आती है, जो भारत दूसरे नंबर पे आता है मतलब आपके जनसंख्या के मामले में विश्व में। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिस वो कुछ इस तरह जाता है कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या दी गई है। तो जो दोस्तों यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं आपको, इनकी जो संख्या, इनकी कुल संख्या 100 है। तो चित्र का अध्ययन कीजिए और खोजिए किस महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या का केवल 5%, 13%, 1% और 12% है। तो जो आपका 1% है वो हो गया आपके ओशनिया में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ 100 में से सिर्फ एक इंसान है। तो ओशनिया में 1%। फिर आता है आपका 5%। तो दोस्तों जो आपका 5% है वो है उत्तर अमेरिका में, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहे होंगे लोग। फिर है आपका 12%। तो जो आपके 12% है वो है आपके यूरोप में। फिर आता है 13%। हाँ, फिर आता है 13%। तो जो 13% लोग हैं वो है आपके अफ्रीका में। अफ्रीका ये है आपका 13%। और दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो बाकी जितनी भी पॉपुलेशन है या जितनी भी जनसंख्या है वो एशिया और मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, एशिया में सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या दिख रही होगी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं जनसंख्या के घनत्व के बारे में। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी में जो एक इकाई का जो क्षेत्र रहता है उसमें कितने लोग रहते हैं उसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, जिसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 51 व्यक्ति ही होना चाहिए। ये एवरेज है आपका, औसत जो है वो जनसंख्या का घनत्व। लेकिन दोस्तों जो भारत है उसमें आप देखेंगे जो हमारा जनसंख्या का घनत्व है वो है 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। इसलिए जो हम बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें जो भूमि हमारा संसाधन है वो कम पड़ जाता है, ये इसी वजह से पड़ता है।
चलिए अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या का परिवर्तन। तो जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों, वो दो उसमें आप देख सकते हैं। एक हो जाता है भौगोलिक कारक और दूसरे हो जाते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो भौगोलिक कारक में आपका फिर से वर्गीकरण है, जिसमें आता है स्थलाकृति। पहला स्थलाकृति मतलब दोस्तों टोपोग्राफी होता है, मतलब जिसमें आप किस टाइप के लैंड में रह रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग पहाड़ों से ज्यादा समतल जमीनों पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो जमीन रहती है वो कृषि के लिए और अन्य सेवाओं के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, ज्यादा उपयुक्त रहती है। तो इसीलिए आपका जो जनसंख्या का वितरण है वो स्थलाकृति पर भी निर्भर करता है। फिर आता है दोस्तों आपका जलवायु। तो जलवायु यानी आपका क्लाइमेट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग रहते हैं वो एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, मतलब बहुत ठंडी या बहुत गर्म जगहों पे रहना नहीं पसंद करते। उनको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए रहता है लोगों को, और जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे वेदर अच्छा रहता है, मतलब मौसम अच्छा रहता है, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए जलवायु भी एक कारक बन जाती है। फिर आते हैं दोस्तों मृदा। तो जो मृदा मतलब जो मिट्टी रहती है वो अगर उपजाऊ रहती है तो वहां पे आपकी कृषि ज्यादा हो सकती है और उत्पादन ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वाले इलाकों में या क्षेत्रों में लोगों को रहने में ज्यादा सुविधा रहती है। फिर दोस्तों आता है आपका जल। तो जो जल है उसमें मतलब लोग उन्हीं जगहों पे ज्यादा आकर्षित होते हैं रहने के लिए जहाँ पे आपका पानी है, पीने का पानी और साफ पानी ज्यादा आसानी से आपको अवेलेबल रहता है। तो इसलिए आपका जल एक बहुत ज्यादा जरूरी कारक बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक और कारक होना चाहिए जो है खनिज। तो जो खनिज होता है मतलब जो मिनरल्स होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे खनिज का उत्पादन ज्यादा है वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका की डायमंड की जो खदानें रहती हैं वहां पे देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो जो दोस्तों सामाजिक कारक हो जाते हैं जैसे कि आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। दोस्तों जहां पे ये सारी चीजें ज्यादा आसानी से मिलती है वो सब जगह ज्यादा जनसंख्या को रख सकती है अपने पास, क्योंकि लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आमतौर पर इन्हीं जगहों पे लोग ज्यादा रहते हैं जहाँ पे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं। फिर दोस्तों आता है आपका सांस्कृतिक कारक। जो सांस्कृतिक कारक है वो आपका कुछ इस तरह जाता है कि जो जगहों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हो, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहें लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं वेटिकन सिटी हो गई, या वाराणसी हो गया, या जेरूसलम हो गया इजराइल में। ऐसी जगहों पे लोगों को रहना ज्यादा पसंद है। फिर दोस्तों आता है आपका आर्थिक कारण। जो आर्थिक वजह है आपकी वो इस तरह होती है कि जहां आपको ज्यादा काम मिलता है, उद्योग क्षेत्रों में आपको रोजगार ज्यादा मिलता है, इसीलिए आप लोग जो रहते हैं वो वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका आपको अगर उदाहरण देना हो तो मुंबई हो गया जहाँ पे उद्योग क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है, या फिर आपका ओसाका हो गया जापान में, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो ये कुछ कारक हो गए जो हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि जनसंख्या परिवर्तन का एक ग्राफ दिया हुआ है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। इसका ये मतलब है कि एक अवधि के दौरान कितनी जनसंख्या बढ़ी है और जितनी कम हुई है उसको हम जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि इस ग्राफ में देख सकते हैं 1804 में आपकी जो जनसंख्या थी, यहाँ पे आपको आंकड़े दिए हुए हैं अरबों में, और यहाँ 20 वर्ष की वृद्धि दी हुई है। तो जो आपके जो आंकड़े थे, जो जनसंख्या थी 1804 में वो 1 अरब के पास थी, और 1927 में ही वो 2 अरब हुई। मतलब 1804 से 1927 वो हो गया, डिफरेंस हो गया, जितने में लोगों को 1 अरब से 2 अरब में बढ़ने में लगा। और वहीं पे 1927 से 1960 का अगर आप डिफरेंस देखें तो तुरंत बहुत कम समय में वो 3 अरब हो गई।
जो आंकड़े थे। और वैसे ही आप देखें तो ये जो डिफरेंस है ये कम होते जा रहा है, और लोगों का जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और इसके जो कुछ कारक हो सकते हैं कि ये जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसका रीजन ये हो सकते हैं कि जो मृत्यु दर है, जो जन्म दर है, ये सब जो है ये सब कम और ज्यादा हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी मृत्यु दर और जन्म दर क्या होता है। और इसमें ये भी है एक और जो वजह ये है कि जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज्यादा अच्छी होते जा रही है, तो इसीलिए लोगों के जन्म भी ज्यादा हो रहा है और मृत्यु उतनी ज्यादा आयु तक नहीं होती है। तो उस वजह से आपका जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो साइंस है उसने तरक्की इसी समय में की थी, इसीलिए जितनी साइंस तरक्की कर रहा है उतनी तेजी से आपकी पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों अब हम जनसंख्या परिवर्तन देखेंगे। तो एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो दोस्तों ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। जन्म दर आपका वो होता है, मतलब प्रति हजार में कितने जो जीवित जन्म हुए, मतलब जितने जो बच्चे पैदा हुए उसमें जो प्रति हजार की जो संख्या होगी, प्रति हजार में जितने जीवित बच्चे हैं उनको, उसका हम जन्म दर कहते हैं। और जो मृत्यु दर है उसी प्रकार वो होता है जहां पे आप प्रति हजार व्यक्तियों में कितनी मृत्यु हुई है एक जगह पे एक साल में या एक पर्टिकुलर अवधि में। और दोस्तों जनसंख्या का परिवर्तन सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर पे नहीं, और भी बहुत सारे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रवास। प्रवास यानी दोस्तों इमिग्रेशन और एमिग्रेशन होता है, जिसका ये मतलब है कि एक देश से दूसरे देश जाने वाले लोग और दूसरे देश से एक देश आने वाले लोग। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य में बहुत सारे लोग इस समय प्रवास करके आए हैं। या फिर आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहे तो जब पार्टीशन हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तब बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी भारत आ गए थे। तो वैसे उस वजह से हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ गई थी। तो इसलिए ये जो कारक है ये जनसंख्या परिवर्तन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, प्रवास। और वहां पे अगर आप सूडान का एग्जाम्पल देखें तो सूडान से लोग दूसरी कंट्रीज में या दूसरे देशों में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको रोजगार नहीं मिलता, वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। ये बहुत सारे कारक है और इस वजह से जो सूडान की जो जनसंख्या है वो काफी कम होते जा रही है। तो ये सब विभिन्न कारक है जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। और अभी हम वापस आते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर पे, जो होता है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर। मतलब आपका जो जन्म दर हो गया प्रति हजार जीवित जन्म और प्रति हजार मृत्यु, उन सबके जो बीच का जो डिफरेंस हो जाता है वो आप कहते हैं उसको प्राकृतिक वृद्धि दर। चलिए अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। तो दोस्तों इसमें ये जो लिखा हुआ है इसका कुछ ऐसा मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जो जनसंख्या वृद्धि है वो हर जगह अलग अलग रूप में हो रही है। अगर विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा रीजंस है, अभी हमने डिस्कस किया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही है इस वजह से, या साइंस तरक्की कर रहा है इस वजह से, तो हमारे जनसंख्या बढ़ रही है। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव की जा रही है, क्योंकि कुछ कुछ देशों में जनसंख्या कम भी हो रही है क्योंकि जो जन्म दर है वो कम होते जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका यूके का, कि वहां पे लोग जन्म ज्यादा नहीं ले रहे हैं, मतलब बच्चे ज्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं, पर उनकी साइंस तरक्की कर रहा है। मेडिकल साइंस उनका अच्छा है, जो हमारा चिकित्सा वाला जो क्षेत्र हो गया वो अच्छा है, पर फिर भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाह रहे, इसलिए जनसंख्या उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रही है। पर वहां पे अगर आप भारत का देखिए तो जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है और मृत्यु दर भी कम हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो प्रभाव है ये हर जगह अलग अलग है और जरूरी नहीं कि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव की जा रही हो।